So, hello everyone. Welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Vaibhav Kulshrestha and I'm going to discuss Indian economy section of UPSC Civil Services Prelims exam. If you talk about number of questions related to Indian economy out of 100 questions of prelims GS paper, then there are 15 questions, total 15 questions of Indian economy section. So today I will discuss about Indian economy section and rest sections will be discussed by respective faculties on our YouTube channel. So please like, share and subscribe. So let's discuss the questions. Number one question, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? A option, increase in the cash reserve ratio in the bank. B, increase in the SLR in the bank. C, third option, increase in the banking habit of the people, and the last option, increase in the population of the country. So money multiplier is directly related to credit creation. Credit creation ज्यादा कब होगा? When money multiplier it is inversely proportional to reserve ratio. So it is inversely proportional to reserve ratio. R को हम ये ले सकते हैं, it is CRR, cash reserve ratios. इट मींस अगर हमें क्वेश्चन में देखना है इंक्रीज, इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट. मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इंक्रीज व्हेन सीआरआर विल बी लो. सीआरआर कब लो हो सकता है? जब आरबीआई डिसाइड करेगी. और सीआरआर लो है इसका मतलब गवर्नमेंट बैंक्स या जो भी बैंक हैं उनके पास जो फंड है वो उस फंड को यूज करके बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है. मींस जितना ज्यादा लोन दिया जाएगा उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट जनरेट होगी. इट मींस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इंक्रीज व्हेन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल विल इंक्रीज. तो ये यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Indian economy demand pull inflation, it is talking about demand pull inflation. So demand pull inflation के बारे में पूछा गया है and can be caused increase by which of the following. 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे कौन कौन से कॉज हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. व्हेन गवर्नमेंट infuse the money in the market by using expansionary policies, means अपना मार्केट में मनी डाल रही है अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से. इसका मतलब गवर्नमेंट के पास जो मनी है, गवर्नमेंट अपने मनी को पब्लिक तक पहुंचा रही है बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. और अगर पब्लिक के बीच में मनी आता है, पब्लिक के पॉकेट में मनी आता है, तो वो उसको खर्च करेगी. जब खर्च करेंगे तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड क्रिएशन होने वाला है. इट विल क्रिएट द डिमांड एंड ड्यू टू डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन. व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसके कारण हो सकता है. सेकेंड इज फिस्कल स्टिमुलस. कोई भी अगर पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, मींस अपने पास से पैसा निकाल के अगर दे रही है और जनता के पास तक पहुंच रहा है, अगेन सेम कहानी, इट विल इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट which can lead the inflation. Third one is inflation indexing wages. It means according to inflation CPI के माध्यम से अरेंज करके सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो उसके कारण ज्यादा मनी आएगा और उसके कारण डिमांड भी क्रिएशन होगी. डिमांड क्रिएट होगा, इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. नेक्स्ट है हायर परचेजिंग पावर. अगर मनी की पावर, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो उसके कारण भी डिमांड इंक्रीज होगी. बिकॉज वहां मार्केट में डिमांड होगी उसको परचेज करने के लिए, क्योंकि मनी की पावर भी हायर है, हायर परचेजिंग पावर है और उसके कारण डिमांड होगी. डिमांड के कारण दोबारा से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने वाला है. नेक्स्ट इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट. इट मींस बैंक जो लोन देती है उस लोन देने वाली रेट्स को वो हाई कर दे. अभी तक 6% मिल रहा है, कल के लिए वो 8%, 9%, 10% पे रेट मिलने लगे, इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलने लगे.
इसका मतलब यह है कि लोन अब महंगा हो जाएगा, और जब लोन कॉस्टली होंगे तो लोग कम लोन लेंगे तो कम पैसा उनके पॉकेट में होगा। इट मींस दे विल क्रिएट लेस डिमांड, डिमांड डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा। दैट्स वाई फिफ्थ यहां पर नहीं होने वाला है। अब देखो फिफ्थ यहां पर नहीं है तो फिफ्थ बी में भी है, डी में भी है, सी में भी है, इसका मतलब ना तो बी होने वाला है, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। ऑटोमेटिकली हमारे पास बचता है ए ऑप्शन 1, 2 एंड 4। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to India, consider the following statement. Three statements hai. First one is retail investors through demat accounts can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. Second, the negotiated dealing system order matching is a government securities trading platform of RBI. Third one is CDSL, Central Depository Services Limited, is jointly promoted by RBI and BSE. विच वन इज करेक्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट दे कैन इन्वेस्ट इन टी बिल्स, मींस ट्रेजरी बिल्स, एंड ऑल्सो द डेट बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्राइमरी मार्केट। तो ये काम हो सकता है। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज related to NDSOM, negotiated dealing system order matching, and it is a online trading portal, online trading platform of RBI। तो RBI ने इसको बनाया है ट्रेडिंग के लिए, तो ये सेकंड भी करेक्ट है। और उसके बाद आता है थर्ड, CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL, इट इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय आरबीआई एंड बीएसई। तो ऐसा नहीं है, आरबीआई इसके प्रमोशन में शामिल नहीं है। सीडीएसएल was initially promoted by BSE, Bombay Stock Exchange, and then leading bank of our country they join it। तो इसका मतलब BSE इसमें ठीक है, और लीडिंग बैंक्स में हमारी एसबीआई आती है, और भी बैंक्स हैं, लेकिन आरबीआई सेंट्रल बैंक इसमें नहीं आती है। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाटर क्रेडिट। तो वाटर क्रेडिट मींस कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर वाटर सर्विसेज, मींस पानी किसी के पास नहीं है, सैनिटेशन के लिए अगर पानी चाहिए वो भी नहीं है, तो वहां पर कुछ माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी। एंड इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव which is launched under the aegis of an non-profit organization। एक non-profit organization है जिसका नाम है water.org। It is an global initiative launched under the aegis of water.org। This is the non-profit organization। वर्ल्ड बैंक और WHO इसमें शामिल नहीं होता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, यस इट इज ट्रू। एंड द थर्ड, इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कोशिश करता है कि जो वर्ल्ड में पुअर पीपल हैं उनको माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे कैन यूज वाटर। तो उनके घर में एक टैब लगाया जाता है पानी का, जिससे वो अपना पानी पीने का मिल सके, उनको बाकी कार्यों के लिए भी पानी मिल सके। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, और इस तरीके से सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो बैंकिंग चैप्टर हमेशा इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर से 4 क्वेश्चन तो यहीं पे सीधे सीधे आ जाते हैं। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई को कहते हैं। अब आरबीआई को कब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, यही पूछा गया है। फर्स्ट, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. Second, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. Third, lending to the government
टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। तो अब यहां पर देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बैंक बिल्कुल अपने लास्ट पोजीशन पे आ जाती है, उसे टेम्पररी क्राइसिस में उसको कोई बचाने के लिए अगर कोई है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री का बॉस दैट इज आरबीआई, तब वो आरबीआई की तरफ देखेगी और आरबीआई उसकी हेल्प करेगा एट दैट टाइम। इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज, उनको अगर मनी चाहिए तो उनके लिए आरबीआई ये काम नहीं करने वाला एट दैट टाइम। अगर वहां से कोई किसी और तरह से हेल्प मिलेगी तो वहां पर लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, नहीं तो ये टाइटल यूज किया जाता है। दिस टाइटल इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ओनली एंड ओनली बैंकिंग इंडस्ट्रीज, एंड दिस टाइटल इज गिवन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई को कहा जाता है क्योंकि आरबीआई जब बैंक्स की बहुत खस्ता हालत होती है तब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, एट दैट टाइम ये काम होता है। सो सेकंड ओनली मींस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आरबीआई अगेन, बैंकिंग चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आरबीआई के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, इट इज ट्रू, बिकॉज आरबीआई का जो गवर्नर है इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ये सारे डिसीजन होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड, द सर्टेन पावर प्रोविजंस, second, the certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। तो यहां पर एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में ये कोई प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकती है। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इट इज mentioned in section 7 of RBI Act, not in Constitution of India। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट में ये कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है। सो सेकंड यहां पर इसीलिए गलत हो जाता है, बिकॉज इट इज रिटन कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेक्शन 7 लिखा होता तो ये करेक्ट होता। Next, the governor of RBI draws his power from the RBI Act. It is true. It means first and third correct है और इस तरीके से C हमारा right answer हो जाता है। C is the right one. Next question. Next question is related to casual workers. So with reference to casual workers employed in India, consider the following statements. तो कैजुअल वर्कर्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ईपीएफ कवरेज। सेकंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट। थर्ड, द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। विच वन इज करेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ ऑल कैजुअल वर्कर्स, सबसे पहले कैजुअल वर्कर्स क्या है? तो इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज। कैजुअल की कहानी कुछ इन दोनों के बीच की है। गिग इकोनॉमी इसी से संबंधित है, मींस टेम्पररी बेसिस पे हमने कुछ एम्प्लॉइज को हायर कर लिया। जो टेम्पररी बेसिस पे होगा उसको कुछ फैसिलिटीज तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की मिलेगी, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड की। अनऑर्गेनाइज की इस तरीके से कि कभी भी निकाला जा सकता है, ऑर्गेनाइज की इस तरीके से कि उनको वो जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक रेगुलर पेमेंट मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। ईपीएफ कवरेज के लिए भी दे आर इंटाइटल्ड, यहां टर्म है इंटाइटल्ड। सो इन जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट के कारण ये चीज परमिट हो गई कि ये लोग इंटाइटल्ड तो हैं, अब इनको मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है। तो इस कारण से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। And the third, the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages
only through its bank account. Yes, government can do. Why? अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा करती है तो उसके कारण गवर्नमेंट को तो पता चलेगा कि कितने लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, मींस गवर्नमेंट को एक डेटा मिलता है। डेटा के साथ साथ टीडीएस भी तो कटेगा। टीडीएस कट रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट में भी मनी आ रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। मींस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मींस डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, इकोनॉमिक रिसेशन से संबंधित है। Which among the following steps in most likely to be taken at the time of an economic recession? अब इकोनॉमिक रिसेशन जब भी होता है मींस इकोनॉमिक साइकिल विल गो डाउन। जब भी नीचे जाएगी तो कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाल देती हैं, मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इट मींस देयर विल बी लेस मनी इन द पॉकेट ऑफ पब्लिक, मींस वहां पर डिमांड जनरेशन कम हो रही है, मार्केट में परचेजिंग कम होगी। इसका मतलब बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली और भी एम्प्लॉइज को बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए, इसी के बारे में पूछा गया है। फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ए, कट इन टैक्स रेट्स। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैसे ही मनी हमारी पॉकेट में कम है। टैक्स रेट्स अगर कम कर दिए जाएंगे तो और अच्छा है, कम टैक्स देना पड़ेगा जनता को, तो जनता के लिए तो राहत है। तो जनता के लिए तो ये राहत वाली बात है। लेकिन इसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लगी हुई है, एकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो इसका मतलब मार्केट में जो डिमांड पहले से ही कम है उसको बढ़ाना चाहिए, बैलेंस करना है। तो उसकी डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। लोन कब मिलेगा? जब लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता कब होगा? व्हेन इंटरेस्ट रेट विल बी डाउन, फॉल उसमें दिखाई देगा, विल बी लो। इट मींस ये इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए, उसकी जगह यहां पे बढ़ा दिया है। इतना स्टेटमेंट तो ठीक था, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको गलत कर देता है। दैट्स व्हाई ए ठीक नहीं है। इसी के साथ यहां पर देखो, इंक्रीज इन टैक्स रेट, अभी आपने समझा, ये यहां गलत लिखा है, लेकिन रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट मींस ये यहां ठीक है, यहां पर ये ठीक था और यहां पर ये गलत। अब हमारे पास बचते हैं बी और डी। नेक्स्ट इज डी, हम देख ले, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट मींस गवर्नमेंट अपने पास से पैसा पब्लिक प्रोजेक्ट में लगाती है, तो इसका मतलब यह है कि अपने पास से मनी निकाल के किसी पब्लिक के पॉकेट में वो जा रहा है। कुछ लोग होंगे जिनके पॉकेट में जाएगा, और जैसे ही मेरी पॉकेट में या पब्लिक के पॉकेट में मनी जा रहा है, दे विल क्रिएट डिमांड। इसका मतलब रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन गलत है, इंक्रीज होना चाहिए। ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन हमको ये एक्टिविटीज मींस गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे बढ़ाने चाहिए, ना कि घटाने चाहिए। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, कह रहा है कि सारी चीजें अनचेंज हैं, सब कुछ अनचेंज रहे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट डिमांड किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए, एक गुड के लिए बढ़े। और वो कब बढ़ सकती है, वो सिचुएशंस हमको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। जो सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पेन को ही हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, और पेन की मान के चलो दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है आर, दूसरी कंपनी है सी। और आर मान लो रेनॉल्ड, सी मान लो सेलो। सी कंपनी मीन सेलो ने अपने पेन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन मार्केट में जब डिमांड है, लोगों के पास ज्यादा अगर मनी नहीं है, तो भी जो चीज सस्ती होगी वो लोग खरीदेंगे। इट मींस अब लोग किसकी तरफ जाएंगे? रेनॉल्ड्स की तरफ। तो इसका सब्स्टिट्यूट था सी, सेलो कंपनी। तो सब्स्टिट्यूट के दाम अगर इंक्रीज होते हैं, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजिंग, देन मार्केट डिमांड फॉर रेनॉल्ड पेन्स
इट विल इंक्रीज। तो यहां पर फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। सेकेंड इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। मान लीजिए आप रेनॉल्ट का ही पेन लेते हैं लेकिन उसकी रिफिल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर उसके रिफिल के दाम बढ़ रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इट प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू दैट पर्टिकुलर गुड। इसका मतलब रेनॉल्ट का पेन भी महंगा हो जाएगा, इसका मतलब वहां डिमांड कम होगी, इट विल डिक्रीज द मार्केट डिमांड ऑफ दैट गुड, इट विल नॉट इंक्रीज द मार्केट डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड। सो सेकेंड यहां पर गलत है। थर्ड, द गुड इज एन इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड घटिया क्वालिटी की है, एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। अगर आपकी ही तनख्वाह बढ़ जाती है, सैलरी डबल ट्रिपल टाइम्स हो जाएगी, तो आप इंफीरियर गुड की तरफ क्यों जाओगे? आप बेटर प्रोडक्ट खरीदोगे। इसका मतलब तब भी ये चीज सही नहीं होने वाली, मींस थर्ड भी करेक्ट नहीं है। इसके बाद आता है फोर्थ, प्राइस फॉल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगर दाम कम हो रहे हैं, इट फॉल्स, देन ऑटोमेटिकली द मार्केट डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ यहां पर करेक्ट हो जाता है और ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। Consider the following statements. First, they are supervised and regulated by local boards set up by the state government. Second, they can issue equity shares and preference shares. Third, they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Which one is correct? ये हमें बताना है। So, urban cooperative बैंक है in our India. Who is the boss of banking industry? It is RBI. Means RBI is the regulator of banking industries. Means regulation, supervision, it will be done by RBI, not by any state government or local board. तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है, इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यस बिल्कुल कर सकते हैं। Third, they were brought under the aegis of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. ये बात भी ठीक है। इसका मतलब second and third means B is the right answer. Next question. Next question is related to Indian government bond yields are influenced by which one of the following? First, actions of US Federal Reserve. Second, action of RBI. थर्ड, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। क्या करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ये इन्फ्लुएंस होता है, दो चीज तो बहुत सिंपल आपको पता है कि अगर आरबीआई कोई भी एक्शन लेता है तो उसके कारण इन्फ्लुएंस इस पे पड़ेगा, ठीक। सेकंड तो मालूम है, और उसके बाद इन्फ्लेशन भी, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आती है, इंटरेस्ट रेट में प्लस और माइनस उतार चढ़ाव होता है, तो उसके कारण भी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व के इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप टेपर टेंट्रम को ले सकते हैं। टेपर टेंट्रम एक टर्म लो, एक टर्म है। इन 2013 इट वाज हैपेंड कि यूएस फेडरल रिजर्व उसने कुछ डिसाइड किया और उसके कारण हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे भी इन्फ्लुएंस हुआ था, इसीलिए ये भी प्रभावित होगा। मींस हमारे भारत के जो भारत सरकार के बॉन्ड हैं उनकी यील्ड मींस उसकी उत्पादकता वो भी प्रभावित होगी। एंड ऑल्सो 1992 व्हेन वी अडॉप्टेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस दौर में जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। तो अगर असर किसी एक इकोनॉमी में होता है तो दूसरे इकोनॉमी में भी दिखाई देगा। जितनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी में कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा बड़े लेवल पे इंपैक्ट दिखाई देगा। सो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मींस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू एफडीआई। आपसे पूछा है यहां पर
किसको हम एफडीआई में कंसीडर करेंगे, मींस विच वन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एफडीआई, इंक्लूडेड इन एफडीआई? Foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits. Now, FDI means linking of interest. If an investor is investing its money into the company, तो वहां पर जब उसके इन्वेस्टमेंट के कारण उसके लिंक्स, उसके जो हित हैं वो लिंक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से, मींस लिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट शुड बी देयर, लिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट। लिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट होने के लिए कंडीशन होती है कि इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी। अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब जाके वो एफडीआई में कंसीडर होगा, और अगर 10% से लेस हो रहा है इन्वेस्टमेंट, देन इट इज कंसीडर्ड एज एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई नहीं माना जाएगा, वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। कोई भी कंडीशन लगा लो, लेस देन 10% कभी भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10% से नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इसमें कंसीडर नहीं होगा। और इसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट इंडियंस की जो एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है वो भी कभी एफडीआई नहीं होती है। तो आप सेकंड और फोर्थ को निकाल दो, सेकंड यहां पर है, यहां पर है, फोर्थ यहां है, फोर्थ यहां है, मींस ना तो सी होगा, ना ही डी होगा, ए भी नहीं होगा, बी अपने आप बचता है, नहीं भी आएगा तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये दोनों चीजें एफडीआई के इंस्ट्रूमेंट में शामिल होती हैं, मींस दीज टू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the effect of a devaluation of a currency is that it necessarily first improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market, second increases the foreign value of domestic currency, third improve the trade balance। which one is correct ये हमें बताना है, due to devaluation of currency। so devaluation को भी एक बार समझ लेते हैं। ड्यू टू डिवेल्युएशन, मान लीजिए आज $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, और अगर गवर्नमेंट ने डिवेल्युएशन कर दिया, इट मींस नाउ $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिवेल्युएशन। रुपी की वैल्यू डाउन हो चुकी है, पहले 50 रुपए में $1 आता था, अब हमें दो 50 रुपए के नोट चाहिए $1 को परचेज करने के लिए, इसका मतलब वैल्यू डिवेल्युएट हुई है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। इंडिया का कोई वस्तु, मान लीजिए कोई पेन है या फिर मोबाइल फोन है, वही यहां से यूएस के मार्केट में सेल होने के लिए जाता है। पहले वो 100 रुपए का ही आता था, ठीक है, पहले भी 100 रुपए का था, अब भी 100 रुपए का है, उसके ऊपर जो एमआरपी का स्टिकर लगा है वो सेम है। लेकिन पहले जब किसी यूएस के सिटीजन को अगर वो फोन खरीदना होता था तो वो $1 नहीं देता था, वो $2 देता था, कि बिकॉज अर्लियर $1 वॉज इक्वल टू 50 रुपीज। दैट्स वाई he had to pay $2 for that phone. Now when $1 is equal to 100 rupees, it means now he is paying only $1, means थोड़ा सस्ता हुआ, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। ये पहला इंपैक्ट है, फर्स्ट इंपैक्ट। सबसे पहले जैसे ही डिवेल्युएशन होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट, जो फॉरेन मार्केट्स हैं, वहां पर हमारी वस्तुओं की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब रुपया सस्ता हो चुका है, तो हमारी जो वस्तु है वो भी सस्ती हो जाएगी, मींस कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब एक बार देखो, यहां पर $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो रुपी की वैल्यू डॉलर में कितनी निकल के आएगी? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, देन 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/50 $। It means it is $0.02. In this situation, 1 rupees is equal to 1/100
डॉलर, इट मींस इट इज $0.01। तो 0.01 बड़ा है या 0.02? 0.02 बड़ा है। इट मींस ड्यू टू डिवैल्यूएशन द वैल्यू, फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट डिक्रीजेज, इंक्रीज नहीं होता है, इसीलिए सेकंड गलत है। थर्ड वन, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, लेकिन ट्रेड बैलेंस सुधरेगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट इंपैक्ट, यहां फर्स्ट और थर्ड को लेके कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किसको आंसर लें। ट्रेड बैलेंस भी सुधरता है क्योंकि फॉरेन में हमारे लिए जो भी हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। इंपोर्ट कॉस्टली होगा मींस हम ज्यादा, पहले हमें $1 के लिए ₹50 देना पड़ता था, अब हमें ₹100 देने पड़ेंगे। इसका मतलब इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ट्रेड बैलेंस सुधरेगा। लेकिन कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी हम उसको मना नहीं कर सकते। मींस हमारा ट्रेड बैलेंस सुधरेगा ही, ये कोई गारंटेड नहीं है। इट मींस फर्स्ट वन ज्यादा करेक्ट दिखाई देता है, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? A diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury housing. B, investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. Third one, large donation to political parties and growth of regionalism. And the last, loss of revenue due to state exchequer due to tax evasion. तो देखिए, ब्लैक मनी जब भी जनरेट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम होगी। किस कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो जानने योग्य है। जितने भी ऑप्शन है, ब्लैक मनी हर जगह यूज हो सकता है, हर जगह यूज होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन तीनों जो एबीसी है उनसे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत है लास्ट वन से, डी हमारा जो आंसर है। देखो, अगर डायवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं मकान खरीद लिया ब्लैक मनी से, तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्री कराओगे, कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास वो मनी सर्कुलेट होके आ ही जाएगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर ही अंदर रहेगा, इंडियन इकोनॉमी में ही रहेगा। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, लाइक आपने गोल्ड खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, तो भी आप कुछ ना कुछ टैक्स पे करोगे, ठीक है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मनी को सर्कुलेट किया हमारी विद इन इकोनॉमी में। थर्ड वन इज लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप मनी दे रहे हो तो भी विद इन आवर इंडियन इकोनॉमी द मनी इज सर्कुलेटिंग, बट इन टैक्स इवेजन there are two things. First is tax avoidance and second one is tax evasion. Tax avoidance is a loophole of taxation. Means tax avoidance is legal. आप अपना टैक्स बचा सकते हो, अगर आपने लोन लिया है, पीएफ में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप अपना लोन बचा सकते हो, ठीक है। दिखा सकते हो कि हमने कहीं ना कहीं इसका यूज किया है और एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में उसका कहीं ना कहीं योगदान है, तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। नाउ टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन इज इलीगल। आपने अपना मनी छुपा लिया कि मेरी इनकम ही नहीं हुई है। ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी इज अनटैक्स्ड मनी, आपने जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, दैट इज ब्लैक मनी। तो अब यहां पर जैसे ही आपने टैक्स इवेजन किया, मींस इलीगल तौर पे आपने इकोनॉमी से, हमारी इंडियन इकोनॉमी है उससे बाहर आपने मनी निकाल दिया। ये इकोनॉमी है, इसमें से आपने थोड़ा सा मनी निकाल के बाहर निकाल दिया, मींस अब ये मनी जो पहले कहीं इसमें एग्जिस्ट करता था यहां अब प्रेजेंट नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब यहां पर लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा ये पूछा गया है। A, repayment of public debt. B, borrowing from the public to finance a budget deficit. C, borrowing from the banks to finance a budget deficit. And D, creation of new money to finance a budget deficit. तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी अगर कोई एक्टिविटी देखनी है तो वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग,
एंड व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? सपोज गवर्नमेंट की जो इनकम है दैट इज 1 रुपी, दिस इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बजट पेश किया नेक्स्ट ईयर, और गवर्नमेंट ने अपना जो बजट बनाया उसमें ये प्लान बनाया कि वी विल स्पेंड 2 रुपीज और 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज मान लीजिए, इनकम इज 1 रुपी और वो खर्च करेंगे 5 रुपए। तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 रुपीज का। तो ये 4 रुपीज कहां से लिए जाएंगे? ये आरबीआई से लिए जाएंगे, और आरबीआई को गवर्नमेंट बोलेगी कि यू विल प्रिंट द न्यू मनी, न्यू करेंसी प्रिंट करो एंड गिव मी इट। और आप जब मुझे दे दोगे मींस गवर्नमेंट के पास ये 4 रुपए आ जाएंगे, उसके कारण बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने वाली है। दैट्स वाई क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, और इट हैज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट और इफेक्ट इन आवर इकोनॉमी। तो इस तरीके से आज हमने बात करी इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के बारे में रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2021। Other sections of this exam will be discussed also on our YouTube channel by respective faculties. So please like, share and subscribe our YouTube channel. So thank you.